Hello everyone, welcome to another episode of Biologics Everything Biological. Today we are going to study about nucleus. Nucleus, as you all know, is one of the most important part of सेल। तो ये जो न्यूक्लियस का पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है CSIR नेट, गेट और BRC जैसा नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए। तो ये बोथ BSc और MSc दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले देखते हैं ये न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस इज रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स इसमें DNA, क्रोमोसोम और ये सब सब स्टोर रहता है और जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। बट ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। उधर साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक न्यूक्लियोइड बोल के जगह पे अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहता है, जब जो कि यूकैरियोट्स में अलग है। यूकैरियोट्स में एक सेपरेट मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो ये इसका काम क्या है? इसका काम है सेपरेशन ऑफ जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, मतलब जीनोम को साइटोप्लाज्म में जो डीएनए, आरएनए जो भी सब कुछ एंजाइम्स है उससे अलग रखता है। और ये सेपरेशन ऑफ द जीनोम फ्रॉम द mRNA ट्रांसलेशन साइट्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। मतलब ये ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, उससे इसको डिफरेंशिएट करके रखने में ये हेल्प करता है। तो पहले देखते हैं ये न्यूक्लियस बनता कैसे है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो न्यूक्लियस का है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? कि न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को। ये एक्चुअली दो एनवेलप का एक मेम्ब्रेन है जो एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर सामान आता कैसे है? साइटोप्लाज्म से जो भी मटेरियल आना होता है वो कैसे आता है, और या फिर न्यूक्लियस से वो निकलता कैसे है? ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस रहता है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये चीजें इधर उधर होता है, जो सिलेक्टिव ट्रैफिक भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स बोल के एक सिग्नल होता है जिसके थ्रू न्यूक्लियस में ये सब चीजें आता है और आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर निकलता है। वो सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। तो न्यूक्लियर एनवेलप एक टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसका एक आउटर और एक इनर लेयर रहता है, और इसके नीचे रहता है न्यूक्लियर लैमिना, और इसके अंदर रहता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर ही इसके कंटिन्यूअस साथ में ही ईआर रहता है, मतलब इसके साथ साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है उसका उसका रू जो रहता है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, जो साइटोस्केलेटन और ये सब से बाइंड होता है। मतलब जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड होकर न्यूक्लियर लैमिन्स के साथ बाइंड होकर रहता है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और वो जो भी परमिएबल है ओनली टू सम स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसी में परमिएबल है। The inner and outer membranes are joined at the NPCs, the sole channel through which the small polar molecules or macromolecules passes through the nuclear envelope। मतलब only न्यूक्लियर एनवेलप के में जो एनपीसीज रहता है उसी के थ्रू कोई भी पोलर मॉलिक्यूल उसके अंदर आ सकता है। तो अभी देखते हैं वो दिखता कैसा है न्यूक्लियर एनवेलप। देखो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्मॉल स्मॉल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है दीज आर द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टार्ट हो जाता है। तो अभी देखते हैं एक कार्टून। ये देखो, ये अगर एक सेल है तो इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाजू में ये होता है
तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप। और इसमें देखो स्मॉल स्मॉल पोर्स है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ साथ देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी चालू होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ अभी जैसे बोल रहा था कि ये न्यूक्लियर एनवेलप के नीचे ही रहता है न्यूक्लियर लैमिन्स, जो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट की तरह काम करता है न्यूक्लियस के लिए। ये देखते हैं ये न्यूक्लियर लैमिन्स होता क्या है। ये न्यूक्लियर लैमिन्स आर अ फाइब्रस मेशवर्क अंडरलाइंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियर लैमिन्स न्यूक्लियस को सपोर्ट देता है। ये एक 60 टू 80 किलोडाल्टन प्रोटीन है जिसको बोला जाता है लैमिन्स। ये लैमिन्स आर टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स। अभी इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स क्या है वो हम लोग आगे दूसरे सेल एडिशन में पढ़ेंगे। ये देखो अभी मैमल्स में 3 टाइप का लैमिन जीन्स होता है जो 7 डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स को कोड करता है। लैमिन्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो पहले क्या करता है ये लैमिन्स जो है पहले एक डाइमर फॉर्म करता है, हेड टू टेल एसोसिएशन। फिर ये डाइमर्स जो है ये साइड बाय साइड एक पॉलीमर फॉर्म करता है। उसके बाद ये और भी साथ साथ मिलके एक हायर ऑर्डर कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ऐसे ये लेमिन्स अपना जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करता है और ये अल्फा हेलिकल होता है इसका स्ट्रक्चर। अभी ये न्यूक्लियर लेमिन्स जो है ये मेम्ब्रेन के से बाइंड होता है थ्रू एमेरिन और एल्बियर प्रोटीन, दैट इज द लैमिन बी रिसेप्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये साइटोस्केलेटन जो है उसके साथ बाइंड होकर रहता है थ्रू एलआईएनसी कॉम्प्लेक्सेस। अभी न्यूक्लियर एम्ब्लेमिन्स क्रोमोसोम के क्रोमैटिन के साथ भी बाइंड करके रहता है थ्रू हिस्टोन्स एंड अदर क्रोमोसोमल प्रोटीन। अभी देखेंगे कैसे न्यूक्लियर लैमिन्स बाइंड होता है। ये देखो ये होता है न्यूक्लियर लैमिन। ये देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके साथ वो एमेरिन और एल्बियर प्रोटीन के थ्रू बाइंड होकर रहता है। और ये क्रोमैटिन के साथ ये लैमिन के ये हिस्टोन के थ्रू बाइंड होकर रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, क्योंकि लैमिन बी रिसेप्टर्स और येमेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे क्वेश्चंस आता है। अभी आगे देखेंगे कि ये न्यूक्लियर लैमिन्स से रिलेटेड कुछ कुछ डिजीज। तो 4 मेजर डिजीजेस है। एक्स लिंक्ड एमरीडिफरस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यू टू म्यूटेशन इन एमेरिन प्रोटीन। एमेरिन प्रोटीन में हुआ तो ये होता है। तो नॉन सेक्स लिंक्ड एमेरीडिफरस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो लैमिन ए जीन में लैमिन एलएमएनए जीन में जीन एन्कोडिंग लैमिन ए एंड सी इसके लिए होता है। हचिसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम जो डिफरेंट म्यूटेशंस इन लैमिन ए जीन के लिए होता है, जो पा मूवी में दिखाया गया था कि विथ एज बहुत जल्दी उन लोगों का एजिंग हो जाता है। और ये भी डिजीज होता है ड्यू टू एलबीआर म्यूटेशन, पेल्जर ह्यूवेज एनोमली। अभी देखो 2 हाइपोथेसिस है टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बेसिस ऑफ दिस डिजीज। तो पहला हाइपोथेसिस को बोला जाता है जीन एक्सप्रेशन हाइपोथेसिस और दूसरा हाइपोथेसिस को बोला जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस हाइपोथेसिस। तो जीन एक्सप्रेशन हाइपोथेसिस क्या बोलता है? दिस हाइपोथेसिस पोस्टेस दैट correct interactions of the two lamine proteins A and C with which the nuclear envelope is essential for normal tissue specific expression of certain genes. Hence, the basis of the disease is change in gene expression caused by defective protein interactions. Means lamin A और C का इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ टू फॉर नॉर्मल टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। तो अगर ये प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन डिफेक्टिव हुआ तो एक डिफेक्टिव प्रोटीन इंटरेक्शन होगा और जीन एक्सप्रेशन लिमिटेड डिजीज हो सकता है। और दूसरा हाइपोथेसिस जो है उसको बोला जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या बोला जाता है कि द म्यूटेशंस इन न्यूक्लियर लैमिन्स और इमेरिन कॉम्प्लेक्स are thought to weaken structural integrity of an integrated cytoskeletal filament, hence collapsing the entire muscle structure। तो ये मेनली होता है क्या कि अगर न्यूक्लियर लैमिन और इमेरिन कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है अगर ये वीकन हो गया तो साइटोस्केलेटन काफी वीक हो जाता है, तो मसल का जो हमारा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है। तो एक ये मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट करता है। तो द रिसेंट डेवलपमेंट्स टुवर्ड द LMNA gene knockout mice model where developing embryos show symptoms of EDM dystrophy, means
एमिरी ड्रिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। So finally, researchers are aware that several slowly developing congenital disease are maybe new members of nuclear laminopathies। तो ये देखो, ये गिलफ्रोड प्रोजेरिया का प्रेसिडेंट है। तो ये जो गिलफ्रोड प्रोजेरिया होता है, क्या होता है, ये एक लैमिन ए जीन्स है। इसमें एक 150 न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन के लिए ये लैमिन ए में एक म्यूटेशन होता है, जिसके लिए काफी जल्दी लोगों का एजिंग हो जाता है। तो ये पाम मूवी में भी दिखाया गया था। तो बहुत फास्ट एजिंग हो जाता है। तो आप लोगों ने ये मूवी शायद तो देखा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसआईआर नेट, गेट और आगे का चैप्टर के लिए। तो हमारा और एक पार्ट आएगा न्यूक्लियस का, दैट विल बी द न्यूक्लियस पार्ट 2। तो ये मतलब ये स्लाइड्स बनाने के लिए मैंने कूपर का सेल बायोलॉजी का रेफरेंस यूज किया है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बायोलॉजिक्स एवरीथिंग बायोलॉजिकल। थैंक यू।